हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। और अगर क्लास 12 का आप फुल कोर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में और इसमें हम हिंदी में कराएंगे तो आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं कि तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र क्या है, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसको तो इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। और बच्चों को जो रहता है ना कि पीपीसी, जिसको हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में कि अधिक उत्पादन संभावना वक्र और तटस्थ वक्र यानी अधिमान वक्र, ये सब में क्या डिफरेंस है, उसको कुछ डिफरेंस मालूम नहीं रहता है तो उसको अंतर समझ में नहीं आता है। तो चलिए इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सब आपको इस वीडियो का अंत तक आपका सब सॉल्व हो जाएंगे। तटस्थ वक्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा तो वीडियो का अंत तक देखिए। अगर आप आधा देख के छोड़ देते हैं या स्किप कर करके देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इसको ऐसे शॉर्ट में दर्शाते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो तटस्थ वक्र क्या है या अधिमान वक्र क्या है। तो तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ताओं को एक समान संतुष्टि प्राप्त होता है। दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ताओं को एक समान संतुष्टि प्राप्त होता है। तटस्थ वक्र जो है अधिमान वक्र, ये दो वस्तु के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को दर्शाता है यानी प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ताओं को जो मिलने वाली संतुष्टि है वो एक समान मिलेगा, प्रत्येक स्तर पर एक समान मिलेगा। तो है आपका अधिमान वक्र या तटस्थ वक्र है। तो चलिए इसको हम एक आप लोग को ग्राफ से समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है देखते हैं। देखिए इधर हो गया आपका एक्स, इधर आपका हो गया वाई एच हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे 0। तटस्थ वक्र जो आपका बनता है इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरह से बनता है। चलिए इस तरह से बनता है, इसको आईसी से दर्शाते हैं इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पर हम लोग कुछ बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु ले लिए, आप यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। तो देखिए तटस्थ वक्र कैसा बनता है, आपको यहीं पे बना के दिखा देते हैं जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा कि तटस्थ वक्र किस तरह से बनाएंगे। तो आपको मैं यहीं पे बना के दिखा देते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका इस तरह से, फिर आ जाएगा आपका इस तरह से, देखो आपका इस तरह से। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको पॉइंट को कुछ नाम दे मान लीजिए इस पॉइंट पर उपभोक्ता इधर मान लीजिए एक्स वस्तु और इधर मान लीजिए वाई वस्तु, इधर वाई वस्तु। आप देखिए मान लीजिए एक उपभोक्ता है जो एक्स वस्तु की 1 इकाई का और वाई वस्तु की 5 इकाई का उपभोग करता है। अगर वे एक्स वस्तु को 2 इकाई करता है तो वाई वस्तु का 4 इकाई। अगर एक्स वस्तु को 3 इकाई का करता है तो वाई वस्तु का 3 इकाई। फिर एक्स वस्तु का 4 करता है तो वाई वस्तु का 2 करता है। अगर एक्स वस्तु का अगर वो 5 करता है तो वाई वस्तु का 1 करता है। तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है। तो तटस्थ वक्र आपको क्या दर्शाता है,
तटस्थ वक्र क्या दर्शाता है? तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को मिलने वाले प्रत्येक स्तर पर एक समान संतुष्टि मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर इसको मिल रहा है 20 यूटिलिटी। संतुष्टि को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी भी कहते हैं, 20 यूटिलिटी कहते हैं। तो अगर उपभोक्ता यहाँ पर एक मान लीजिए इसको सेव, इसको मान लीजिए सेव और इसको मान लीजिए संतरा मान लीजिए। अगर वो एक सेव का उपभोग करता है और 5 संतरे का, तो उसको 20 यूटिलिटी मिल रही है। अगर वो 2 सेव का उपभोग करता है और 4 संतरे का, तो भी 20 यूटिलिटी मिल रही है। अगर वो 3 सेव का उपभोग करता है और 3 संतरे का उपभोग करता है, फिर भी 20 यूटिलिटी मिल रही है। यानी उपभोक्ता को प्रत्येक स्तर पर कैसे एक समान संतुष्टि मिल रही है। दो वस्तु के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिल रही है। तो हो गया आपका अधिमान वक्र। तो इसका इस तरह से वक्र बनता है, यानी कर्व बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व भी कैसा बनता है ये भी समझ में आ गया। इस तरह से बनता है। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए तटस्थ वक्र की विशेषताएं। तटस्थ वक्र हमेशा बाएं से दाएं ढालू होता है। तटस्थ वक्र जो है हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। देखिए ये हमेशा बाएं से लेकर दाएं को ढालू हो रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है? तटस्थ वक्र जो है ये हमेशा बाएं से दाएं की ओर किस कारण क्यों ढालू होता है? तो ये आपको क्वेश्चन आपको ऐसे इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि तटस्थ वक्र हमेशा बाएं से दाएं ढालू क्यों होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये इस कारण, तो तटस्थ वक्र बाएं से दाएं इस कारण ढालू होता है क्योंकि एक वस्तु का हम लोग उपभोग में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करना होता है। तो देखिए हम सब पहले सेव का 1 ही इकाई का उपभोग कर रहे थे और संतरे का 5 इकाई का। अब सेव का 1 इकाई में वृद्धि करने के लिए संतरे की इकाई में कमी करना पड़ता है। इस कारण तटस्थ वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आप देखिए कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो छूती है ना ही काट सकते। तटस्थ वक्र आपका इस तरह से कभी भी नहीं बन सकता है। देखिए इस तरह से कभी भी आपका नहीं बन सकता है। ये एक दूसरे को ना ही छूटती है। ये तो तटस्थ वक्र ऐसा आपका कभी भी नहीं बन सकता है, यानी इसको छुएगा नहीं कभी। ये ऐसा आपका नहीं बन सकता है। ना ही तटस्थ वक्र आपका इस तरह से बन सकता है, यानी आपका इस तरह से भी ये कभी काटेगा नहीं, और इस तरह से भी नहीं बन सकता है इसी का। तो आपका कैसा बनता है? इस तरह से बनता है। तो तटस्थ वक्र आपको नहीं छूते हैं। तो ही जिसकी दूसरी परिभाषाकार है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो छूती है ना ही काट सकती है। तो कैसा बनता है तटस्थ वक्र? इस तरह से बनता है, यानी बनेगा। और एक तटस्थ वक्र तो आपका बन सकता है इस तरह से, आपका इस तरह से बनेगा, आपका इस तरह से बनेगा। ये एक दूसरे को काटते नहीं और एक दूसरे के समान दूरी पर होता है। ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, इसको IC3 नाम दे सकते हैं आप। तो ये एक दूसरे को कभी काटता नहीं है तटस्थ वक्र। अब देखिए इसका तीसरा विशेषता क्या कहता है। तटस्थ वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। तटस्थ वक्र का ढलान जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। इसको क्या कहते हैं? उन्नतोदर। और नतोदर किसको कहते हैं? नतोदर आपका होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से होता है आपका नतोदर, इस तरह से। इसको कहते हैं नतोदर, इसको कहते हैं उन्नतोदर। तो तटस्थ वक्र मूल बिंदु को नतोदर क्यों होता है? तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें इसको आपका इंडिविजुअल पूछ ही सकता है 3 मार्क्स में। तो ये आप बहुत अच्छा से समझिए। अभी सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु को और उन्नतोदर क्या होता है। बस एक ही लाइन में इसका आंसर है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु को और उन्नतोदर इस प्रतिस्थापन दर
के कमी के कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु को और उन्नत दर होता है। किसका दर? प्रतिस्थापन दर के कमी के कारण मूल बिंदु की उन्नत दर होता है। और नोतोदर किसके कारण होता है? तटस्थ वक्र आईसी कर्व प्रतिस्थापन दर के बढ़ते के कारण ये आपका होता है नोतोदर। और सीधी रेखा में कब होता है इंडिफरेंस कर्व? सीधी रेखा में तब होता है जब सीमांत प्रतिस्थापन दर जब स्थिर होती है, तब आईसी कर्व आपका होता है सीधी रेखा में। तो ये प्रतिस्थापन दर क्या है? आपका क्वेश्चन होगा कि ये प्रतिस्थापन दर क्या है, तो ये आपको हम वीडियो का अंत में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी अगली विशेषता क्या कहता है। देखिए, तटस्थ वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि दर्शाता है। तटस्थ वक्र में सबसे ऊंचा वक्र जो होता है वो सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है, यानी जितना अधिक ऊपर में होता है वो उतना संतुष्टि देता है। मान लीजिए यहाँ पर इसको मिल रहा था 10 यूटिलिटी, यहाँ पर मिल रहा है 20 यूटिलिटी, यहाँ पर 30 यूटिलिटी मिला है। यानी तटस्थ वक्र ऊपर के जितना ऊपर में होगा उसको उतना यूटिलिटी मिलेगा, और जब जितने नीचे में होगा वो उतना कम यूटिलिटी मिलेगा। तो ये समझ गए। और एक दो विशेषता आप लिख सकते हैं। तटस्थ वक्र कभी भी ना तो एक्स एच को छूती है, और ना ही वाई एच को छूती है। तटस्थ वक्र ना तो एक्स एच को छूती है, ना ही वाई एच को छूती है। इस तरह से कभी भी नहीं बन सकता है इंडिफरेंस कर्व। तो आपका इस तरह से, ना तो इस तरह से, ना तो इस तरह से, किसी भी तरह से नहीं बन सकता है। तटस्थ वक्र इस तरह से बनता है। तो इसकी विशेषता आपको समझ में आ गई। तटस्थ वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं ना ही काट सकते हैं। तटस्थ वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। और तटस्थ वक्र में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि तटस्थ वक्र की सब जितने विशेषताएं थी ये सब समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं तटस्थ मानचित्र क्या है, अधिमान मानचित्र क्या है, इंडिफरेंस कर्व का किसको मानचित्र कहते हैं। तो देखिए, संतुष्टि के विभिन्न स्तर दर्शाने वाले तटस्थ वक्र के समूह को तटस्थ मानचित्र कहते हैं। यानी संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले तटस्थ वक्र के समूह को ही तटस्थ मानचित्र कहते हैं। यानी आपका तटस्थ वक्र किस तरह से बनता है? आपका बनता है तटस्थ वक्र कुछ इस तरह से, इधर एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष। IC1, IC2, IC3 तो तटस्थ वक्र क्या? इसके समूह को ही तटस्थ मानचित्र कहते हैं। संतुष्टि के यहाँ पर संतुष्टि आपको मिल रहा है 10, यहाँ पर मिल रहा है 20, यहाँ पर मिल रहा है 30। तो संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। नीचे वाला दर्शा रहा है अलग, ऊपर वाला दर्शा रहा है अलग। तो इन वक्र के समूह को ही तटस्थ मानचित्र कहते हैं। आपका ये 2 या 3 मार्क्स से पूछ लेता है। तो ये सिंपल है कि संतुष्टि के विभिन्न स्तरों यानी अलग अलग स्तर को दर्शाने वाले तटस्थ वक्र के समूह को, यानी तटस्थ वक्र के जो 1, 2, 3 ये सब क्या हो गए? समूह हो गया, उसी को ही तटस्थ मानचित्र कहते हैं। तो चलिए, आई होप आपको तटस्थ मानचित्र भी समझ में आ गया है। आप देखते हैं कि एग्जाम में आजकल पूछ देता है कि एकधिष्ट अधिमान वक्र क्या है। ये एकधिष्ट अधिमान क्या है? तो यह इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता कम वस्तु की बजाय अधिक वस्तु लेना पसंद करता है, क्योंकि अधिक वस्तु के उपभोग से अधिक संतुष्टि संभव है। तो एक उपभोक्ता, ये तो आपका किताब की लैंग्वेज है, इस समझ में नहीं आया है तो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता है, आप वो चार सेव और संतरा खरीद रहा है और 5 सेव और 4 संतरा। आप इसको दोनों से
दोनों से समान संतुष्टि मिल रही है। तो एक उपभोक्ता जो है वो ये खरीदना पसंद करेगा कि ये खरीदना पसंद करेगा? एक उपभोक्ता वो खरीदना पसंद करता है कि उसको जिसमें अधिक वस्तु मिल रहा है, यानी कम वस्तु के बजाय अधिक वस्तु खरीदना। ये तो दो संयोजन है, दो आपके बंडल है। एक बंडल में आपका है सेव, 4 सेव है, और एक बंडल में आपका 4 संतरा है, और एक बंडल में आपका है 5 सेव, और एक बंडल में है, उसी बंडल में है 4 संतरा। तो 2 बंडल था। तो आप इस बंडलों में से कौन सा बंडल खरीदना पसंद करेगा? एक उपभोक्ता ये वाला बंडल खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि इससे उपभोक्ता को अधिक इकाइयाँ मिल रही हैं। क्या? अधिक इकाइयाँ मिल रही। तो ये वाला बंडल खरीदना पसंद करेगा, ये वाला बंडल खरीदना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्या कह रही है? यह इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता कम वस्तु की बजाय अधिक वस्तु लेना पसंद करता है। कम वस्तु लेना पसंद नहीं करता है, ये अधिक वस्तु लेना पसंद करता है, क्योंकि अधिक वस्तु के उपभोग से अधिक संतुष्टि मिलता है। इसका उपभोग करेगा तो अधिक संतुष्टि मिलेगा। आपको हम बता रहे कि अंत में बताएंगे कि प्रतिस्थापन के सीमांत दर क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसको कहते हैं MRS कहते हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु दूसरी की मात्रा त्याग करने के लिए तैयार है। यानी एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को उत्पादन में कमी करने के लिए तैयार है। अगर हम लोग Y वस्तु को उत्पादन, ये क्या कर रहा है? MRX, X वस्तु में परिवर्तन तथा Y वस्तु में परिवर्तन, Y वस्तु में परिवर्तन, X वस्तु में परिवर्तन, यानी X वस्तु में कमी करके ही एक उपभोक्ता Y वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। तो ये कह रहा है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जिस दर पर उपभोक्ता वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में त्याग करने के लिए तैयार है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो चलिए आपको सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर आपको समझ में आ गया है। प्रतिस्थापन के सीमांत दर कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं, प्रतिस्थापन के सीमांत दर कहते हैं। तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि बजट क्या है, उसी को हम लोग कीमत रेखा भी कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग तटस्थ वक्र से उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें हैं और एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होता है, इसी दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए हम आप लोग को पहले बताए हैं। और इसके अगला वीडियो में आप लोग को उपभोक्ता संतुलन तटस्थ वक्र से किस तरह से होता है ये आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इससे अगले वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।